आदाब। स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आज मेरे साथ जम्मू की नामचीन हस्ती, एक तारीखदान, इतिहास पर नज़र रखते हैं, जम्मू कश्मीर के इतिहास को भलीभांति जानते हैं, प्रोफेसर हरिओम। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, शुरुआत एक इनिंग आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय तक आप जुड़े रहे, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस में चले गए, उसके बाद कांग्रेस छोड़कर दोबारा आपने बीजेपी ज्वाइन करी। और बीजेपी जिस समय आपने ज्वाइन की तो आप आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार दिल्ली में बन रही है वो तमाम मुद्दे जो हिंदुओं के मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को हल करेगी। उसके बाद क्या कारण बना कि आपने भाजपा छोड़कर एकजुट जम्मू, छोटा सा संगठन है, उस संगठन के आप एक अहम सदस्य हैं। जानना चाहूंगा वजह क्या बनी बीजेपी को छोड़कर एकजुट जम्मू बनाने की? देखिए, पहली बात तो ये कि वाकई बीजेपी में बहुत देर रहा मैं। कांग्रेस में कुछ दिनों के लिए मैं गया था और वहाँ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद में बोला गया कि ये जो आप बोल रहे हो इससे तो एलियनेशन कश्मीर में बढ़ेगी। दैट वाज द एंड ऑफ इट। सो मेरा कांग्रेस का इतना ही वो है। जो आपने दूसरी बात कही कि मैंने दोबारा बीजेपी में गया और मैंने बीजेपी छोड़ी, वो शायद ठीक नहीं है। मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी, बीजेपी ने मेरे को नवंबर 2015 में निकाला जी। मुझे कोई नोटिस भी इशू नहीं किया, जस्ट दे एक्सपेल्ड मी फ्रॉम द पार्टी फॉर 6 years। ये क्या कि मैं एंटी पार्टी एक्टिविटीज क्या थी वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज? वही बता रहा हूँ आपको। मैं पहले दिन से पीडीपी और बीजेपी की अलायंस को अपोज कर रहा था। बिल्कुल कर रहे थे आप, अखबारों में भी आ रहा था, सब जगह आपके बयान आ रहे थे। पहले दिन से मैं अपोज कर रहा था और बीजेपी में मैं कोई आम आदमी नहीं था। आई वॉज पोलिटिकल एडवाइजर टू द स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जानते हैं। और जब नतीजे निकल रहे थे 23 दिसंबर 2014 को, तब मैं दिल्ली में ही था, CN IBN और IBN 7 में पूरा दिन। तो जब इनके 25 और उनके 28 27 पीडीपी के आए तो मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा कि ये पीडीपी और बीजेपी का अलायंस जो है ये बड़ी खतरनाक अलायंस होगी। दोनों का कोई मेल बैठता नहीं है। पीडीपी पाकिस्तान की बात करती है, सेल्फ रूल की बात करती है, जम्मू के बारे में नजरिया को अच्छा नहीं है, कश्मीर के बारे में जो लद्दाख के बारे में अच्छा नजरिया नहीं है, और बीजेपी का एजेंडा दूसरा है। बिल्कुल। तो ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो इससे बीजेपी की बर्बादी होगी पूरे देश में, सिर्फ जम्मू में नहीं, पूरे देश में की बर्बादी हो जाएगी और पीडीपी की बर्बादी होना जो है वो भी लाजमी है। तो मेरा यही स्टैंड था। मैंने चिट्ठी भी लिखी, बड़ा कुछ किया। अल्टीमेटली इन्होंने बगैर, जब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने श्रीनगर आना था नवंबर में, तो मेरे को एक चिट्ठी की, यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, इतना का हुआ। मैं इसलिए अपोज कर रहा था इनको कि जो आपका एजेंडा ऑफ अलायंस जो है, अगर आप उसे पढ़ो, वो बड़ा खतरनाक डॉक्यूमेंट है। हम उसे एजेंडा ऑफ सबवर्शन बोलते थे। उसमें क्या था कि भाजपा ने हर वो बात जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, एजेंडा ऑफ अलायंस में हर वो बात थी। मान ली। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जब बीजेपी, उसका तो राइज ही जो हुआ है वो इसके खिलाफ हुआ है। बिल्कुल, दफा 370 को हटाएंगे, उसके खिलाफ हुआ है। बिल्कुल। तो आप उसको एजेंडा ऑफ अलायंस में डाल दोगे और आप बोलोगे हम इसे कभी टच नहीं करेंगे। आप लगातार आर्मी के हक में बोलते रहे। बिल्कुल। लेकिन उसमें तो आपने ये भी लिखा कि आर्मी का विड्रॉल होगा। बिल्कुल, आपने ये भी लिखा। उसमें वो सबसे जो खतरनाक बात थी उसमें, जिसको लेकर हम लगातार बोलते थे, वो था कि आपने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को वर्चुअली आपने फॉरेन पावर दे दी है। बात बिल्कुल सही है। उसमें प्लेनिपोटेंशियल पावर्स, जिसको बोलते हैं पावर टू नेगोशिएट सेटलमेंट विद अदर कंट्रीज, उसमें यह था कि पाकिस्तान इज ए स्टेक होल्डर, हुर्रियत इज आल्सो स्टेक होल्डर, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इट विल फैसिलिटेट टॉक्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। अगर इन्होंने ये करना था तो जो इंडियन फॉरेन ऑफिस जो है
ये सुषमा स्वराज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये किस लिए हैं? तो इन सब बातों को लेकर हम इन्हें अपोज कर रहे थे, तो अल्टीमेटली इन्होंने मेरे को निकाल दिया। जैसे आपने कहा कि निकालने के बाद आपने एकजुट जम्मू बनाया। प्रोफेसर साहब, पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, दफ़ा 370 हो, 35A का मामला हो या कोई भी दूसरा तीसरा मामला हो, हर मामले पर भाजपा ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और आपके ट्विटर पर ट्वीट्स भी मैं पढ़ता रहता था और उन ट्वीट्स में आप बार बार एक बात जतलाते थे कि भाई जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ आपका अलायंस है ये ठीक नहीं है, ये पार्टी सेपरेटिस्ट फ्रेंडली है, ये पार्टी आतंकवादियों की समर्थक है, आतंकवाद का समर्थन करती है, ये सब आप कहते रहे। लेकिन जानना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो लोग नहीं रहे अब जो लोग इन सिद्धांतों को लेकर सालों साल लड़ते रहे, और उसमें आप भी शामिल थे, और उनको कभी ये ख्वाब में भी वो नहीं सोच सकते थे कि कभी जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी, वो अपनी सरकार बनाएंगे। तो क्या भाजपा ने जो किया उसके बाद हम ये माने कि आपका विचार कोई भी हो, आपकी सोच कोई भी हो, आप कट्टरपंथी हो, आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हो, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे तो आपकी बोली भी बदल जाएगी, आपकी चाल ढाल भी बदल जाएगी और आप अपने सिद्धांत भी सभी छोड़ देंगे? क्या ये बात मान लें हम? ऐसा ही हुआ और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। जिस बीजेपी के लिए मैंने काम किया था जब वो बीजेपी नहीं रही थी, क्योंकि मैं बहुत दे रहा, जितने भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस होते थे वो मैं ही बनाता था। इनके 2 मैनिफेस्टो भी मैंने बनाए, जो तीसरा मैनिफेस्टो जो था जो 2014 में प्रिंट हो चुका था, जिसे रिलीज करना था, उसे उन्होंने किया नहीं। अच्छा, वो मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ? वो क्या बातें थी उसके अंदर ऐसी उसमें 370 की बात थी और उसमें मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही थी। जो आपने वही कहा था जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से आज तक होता है। मैंने वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इन्होंने जहां मौलाना आजाद स्टेडियम में 1 दिसंबर 2013 को कहा था, मैंने वो चीज भी बीच में डाली। मोदी जी ने यह कहा था कि 370 पर डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होता है तो ये रहना चाहिए, अगर इससे घाटा होता है तो ये जाना चाहिए। मैंने वही बात रखी थी। इसकी डेट भी ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी थी कि अमित शाह जी जम्मू आएंगे और शायद 19 नवंबर को ये उसको रिलीज करेंगे। मैं एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ, शायद 19 नवंबर। लेकिन आप जानते हो कि उसके बीच में बड़ी एक घटना घटी थी, हिना भट्ट। बिल्कुल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हाँ, उन्होंने 20-25 दिन पहले ज्वाइन की थी। बिल्कुल। तो श्रीनगर में मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर 370 को बीजेपी ने टच किया तो मैं बंदूक उठाऊंगी। उठा लूंगी। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि मैं आपको एश्योर करती हूं कि जो भाजपा का मैनिफेस्टो आएगा उसमें 370 का जिक्र भी नहीं होगा। ये भी कहा था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब सोचने वाली बात थी। जो पहले मैंने 2 मैनिफेस्टो बनाए उस पर कभी डिस्कशन नहीं हुई। इस पर डिस्कशन होगी, मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने पहले 2 मैनिफेस्टो बनाए, जैसे मैंने बनाए, प्रिंट रिलीज, ये जो था ये 3-4 महीने मामला चला। इसे कितने लोगों ने देखा, ये दिल्ली वालों ने भी देखा, ये यहां वालों ने देखा, और आखिर में अल्टीमेटली 370 पर बात जब चली तो मेरे को बुलाया गया। मैं घर में था, मेरे को कोई फोन आया, इमरजेंसी मीटिंग है। तो अब इन्होंने वार ऑफिस बनाया था गांधीनगर में। मैंने क्या है, कहता भाई वो मैनिफेस्टो को। मैंने कहा वो तो हो चुका है। कहते नहीं आ पाइए, मैं नाम नहीं लूंगा। वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं क्या है, कहती है 370 बस थोड़ा आप देख लो। मैंने कहा मैंने अपनी बात में कही कोई नहीं है। तो बीजेपी अगर मेरी बात होती मैं ये बोलता इसको एब्रोगेट करो। जो हमारी लाइन थी वो ये थी 370 जो है एब्रोगेशन, उसमें डिबेट की तो बात कोई है नहीं। और इसमें मैंने वो कहा है जो मोदी जी ने कहा है। तो अगर आप सिर्फ चेंज करना चाहते हो आप खुद करिए। मैंने कहा मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, आप खुद करिए। एनीवे वो चेंज नहीं किया उन्होंने। तो मैं ऑलमोस्ट 30 साल बीजेपी में रहा। मैं बीजेपी के किस नेता को नहीं जानता था, दिल्ली से लेकर जहां तक। कौन कौन लोग मेरे से बातचीत करते थे, कौन कौन लोग डिस्कस करते थे
कि ये क्या क्या हो रहा है, तो जब मैंने देखा कि एक हिना भट्ट के आने से सारा माहौल वो मैनिफेस्टो जो है वही रिलीज नहीं होता है, तो इसका मामला इसका मतलब यही हुआ कि ये भाजपा जो है जब वो नहीं रही, ये कांग्रेस का दूसरा रूप जो है हो गया है। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने कहा कांग्रेस का दूसरा रूप हो गया है, सवाल एक स्वाभाविक सा है, 40-50 साल से एक व्यक्ति भाजपा में है और कश्मीर के एक बड़े नेता की बेटी, उम्र में भी बिल्कुल मुझे लगता है आपसे छोटी है, राजनीतिक एक्सपीरियंस भी 4-5 साल का, उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और जिस समय ज्वाइन किया था उसको 6 महीने का भी नहीं था। क्या आप इस बात को मानेंगे कि घाटी से जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उस समय उसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 6 महीने का हो, 4 महीने का हो या 1.5 महीने का हो, उसका वजन जम्मू के बड़े से बड़े नेता के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है? इसकी वजह क्या है और क्या यह सत्य है कि ये आज भी हो रहा है जबकि 4-4.5 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए? आप ऐसा कह सकते हो, मतलब मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जिन बीजेपी वालों से साथ मैंने काम किया और जो हुआ ये कहीं मेल खाता नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी का बेस कहां था? जम्मू में था। जम्मू में था। कश्मीर में इनका ना कभी बेस था ना कभी होगा। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये, कुछ भी कर रहे हैं ये, उनकी सोच बदलेगी नहीं। और आपने देखा अभी कोई भी मामला रहा हो तो जो कश्मीर में बीजेपी के लोग हैं वो कश्मीर की बात ही करते हैं, वो अपने एजेंडे की बात करते हैं। जो एनसी वाले बोलते हैं, जो पीडीपी वाले बोलते हैं, वही बातें वही बोलते हैं, उन्हीं को रिपीट करते हैं, उन्हीं को रिपीट करते हैं। अपनी कोई उनकी सोच है, एक ही उनकी लाइन है। सच कहा आपने कि एक्चुअली बीजेपी में खराबी आना पहले से शुरू हो चुकी थी। हिना भट्ट एक क्लाइमैक्स हो सकता है। सिजाद लोन, बीजेपी के कोई दिल्ली के नेता, वो तो सिजाद लोन से रोज मिलते थे। अब वो सिजाद लोन जिसने अपनी किताब लिखी है अचीवेबल नेशनहुड, उसमें उसने बड़ी बातें लिखी है। मैं 2 बातों की बात करूंगा। उसमें तो ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिपेंडेंट होगी। जम्मू कश्मीर जो है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हम इसको नेशन का दर्जा दे सकते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने, उसमें यह भी कहा था कि जो सोल्यूशन होगा वो जब मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहेगी वो सोल्यूशन होगा। तो जब एक होता है कि कहीं किसी ने बात कही तो हम कह सकते हैं शायद आपने उसे ठीक से सुना नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, लेकिन ये लिखित रूप में है, ये तो उसकी किताब है। बिल्कुल, उस किताब में उसने सब कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो जब सिजाद लोन के साथ हाबनाबी हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और सिजाद लोन जब बातचीत हुई तब तो एक मोहल्ले का नेता नहीं था वो। बिल्कुल। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था अपने घर में, जहां उसके बाप ने सीट 2 बार जीती, वही से उसकी जमा थी जब तक, पता ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसके साथ हो रहा था हम फील तो कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आपको तब भी एक विश्वास था, तभी विश्वास था कि ये कैसे हो सकता है कि वो पार्टी जो 1952 से लगातार एक काम कर रही है, एक डायरेक्शन लोगों को दे रही है, उसी एजेंडे पर इलेक्शन जीत रही है, जहां रही है, वो पार्टी जगदम जब कैसे उसके अंदर बदलाव कैसे आ सकता है? अब क्या फैक्टर रहे होंगे नॉन में जाऊंगा नहीं, लेकिन जो आपने बात कही ये सच है कि जम्मू में कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी पार्टी, एनसीपी बात छोड़ दीजिए, हम उसकी बात करते नहीं है, कांग्रेस की बात करिए आप, कांग्रेस तो यही करती थी। नहीं, कांग्रेस का तो इस वक्त भी हालात बड़े नहीं, यही करती थी जी। कांग्रेस का सपोर्ट बेस जम्मू ही था। कांग्रेस को भी एमएलए, अध्यक्ष उनका कश्मीर से कांग्रेस बनता के एमएलए भी जम्मू से ही चुने जाते थे, लेकिन अध्यक्ष कश्मीर से बनता है। लेकिन किसको बनाएंगे? उसको बनाएंगे। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस वाले उसको बनाएंगे, इस तरफ आना चाहूंगा कि जो एकजुट जम्मू आपने संगठन बनाया हुआ है, इस संगठन के माध्यम से जो बातें इस वक्त लोगों के बीच में चल पड़ी हैं, उन बातों की लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं आपसे समझना चाहूंगा ताकि क्लैरिटी हो, क्योंकि जब जम्मू प्रांत की हम बात करेंगे उसमें डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, पुंछ है, रियासी है, उधमपुर है और ये तमाम इलाके भी हैं। एक आवाज़ लगी
एकजुट जम्मू की तरफ से कि आप जी मुसलमानों को मकान न दें, आप मुसलमानों को कारोबार करने के लिए दुकान न दें। एक और चीज़ जो सामने आई कि जो गुज्जर बकरवाल तबका यहाँ पर जम्मू में सालों से रह रहा है, और आप डोगरा एक विरासत कहें, डोगरा हेरिटेज कहें, तारीख कहें, उसका एक अहम हिस्सा हैं, उनके बारे में भी ये कहा गया कि दूध, जो चीज़ें आप इनसे लेते हैं, ये भी लेना बंद करें। कठुआ के इलाके में ये बात सामने आई है कि वहाँ पर गुजरों को घास देना बंद कर दिया गया है कि भाई आपके साथ किसी किस्म का कोई कॉपरेशन अब नहीं होगा, आपने रसाना के मामले में जो है ये किया। तो आपसे समझना चाहूँगा कि आखिरकार एकजुट जम्मू का मकसद क्या है, और अगर ये जम्मू की 10, 12, 14 सीटों को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, तो क्या ये राष्ट्रवादी ताकतों के लिए नुकसान नहीं है कि वो 3-4 पालों में बट रही हैं? और अगर ये पूरे जम्मू प्रांत को साथ लेकर चलने की बात है, तो फिर यहां मुसलमानों को कोई चीज ना देकर कैसे ये संभव हो सकता है कि आप डोडा में कोई बात अपनी पहुंचा पाएंगे, भद्रवाह किश्तवाड़ में पहुंचा पाएंगे? और बड़ी बात ये कि मुझे लगता है दूसरी बार वो आपसे वो सवाल पूछने, पहले ये समझना चाहूंगा कि ये बयान जो दिए हैं। देखिए, मुझे पता है ये कौन ऐसी बातें कर रहा है। जहां तक जम्मू प्रोविंस की बात है, अगर जम्मू कश्मीर में कोई रीजन जहां पर हिंदू और मुसलमान, सिख एक साथ रहता है, वो जम्मू ही है। बिल्कुल। जम्मू को हम उसके साथ पीसी बोलते हैं। बिल्कुल। कि जिसको कश्मीर में मार पीटी वो जम्मू आ गया, जिसको पाकिस्तान में मार पीटी वो जम्मू में आ गया। तो और अब इसमें मैं ये जोड़ लूं कि जिसको म्यांमार में मार पड़ी वो भी जम्मू आ गया। मैं बताता हूं। तो जम्मू की जो अपनी हिस्ट्री जो है 47 के बाद, वो हिस्ट्री अब कम्युनल हार्मोनी की, बिल्कुल, कम्युनल एमिटी की, भाईचारे की। प्रॉब्लम दूसरी है। जो एकजुट जम्मू बना, ये क्यों बना? क्या कारण थे इसके? क्या कारण थे? इसके बड़े कारण थे। रसाना वाला मामला, जब आप पूरी बातों में जाओगे तो फिर वो कांड वैसा नहीं दिखेगा, वो चीज आपको दूसरी दिखेगी। वहां पर कोशिश की जा रही थी कि वो जो फॉरेस्ट एरिया जो है उसे किसी तरह से चाहे खरीद लिया जाए, चाहे उसे कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन वहां पर उनको रजिस्टेंस मिल रही थी। वो 13 ही फैमिली थी, लेकिन वहां पर वो उनकी चलने नहीं दे रहे थे। जब आप पता करोगे वहां जाकर तो नाम भी पता चल जाएंगे कौन कौन लोग वहां पर जगह खरीदने के लिए, और कितने लोग और कितने बार के जी वहां पर दूसरा था। उसका महबूबा मुफ्ती, जो उसने 14 फरवरी 2018 को जो मिनट्स, जो डायरेक्शन उसने इशू की, उसने तो रूल ऑफ लॉ को सबट किया, उसने इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ही सबट किया, उसने रिपीट पेनल कोड को ही सबट किया। उसने क्या कहा? उसने 2-3 बातें कही। एक तो ये, कोई भी जो फॉरेस्ट लैंड पे या किसी भी लैंड पे बैठा होगा, आप उसे निकाल नहीं सकते हो। जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर, ट्रैवल मिनिस्टर, अफेयर्स मिनिस्टर, जब तक आप उसको मिलोगे नहीं, जब तक वो आपको कंसर्ट देगा नहीं, तब तक आप उसको टच नहीं कर सकते हो। ये क्या था? ये नंबर 2। बिल्कुल। वहां पे उस मीटिंग में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर जमवाल भी थे, बड़े सेक्रेटरी भी थे। वहां क्या कहा गया? वहां पर यह भी कहा गया कि वो वाइन स्मगलिंग अगर होती है, आप किसको टच नहीं करोगे। अगर आपने टच करना है तो पहले ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से आपने परमिशन लेनी है। आप रोक रहे हो, जो अथॉरिटीज हैं, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, आप उनके रास्ते में रोड़ा बढ़ रहे हो। ठीक है, उसको भी आप छोड़िए। जो पहली मैंने बात कही कि कोई अगर कहीं बैठ गया, उसके ये लिखा गया कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उसको डायरेक्शन दी गई कि अगर आपके पास कोई आता है कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन हुई है, अगर वहां से किसी को आपने निकालना है, आप उसकी मदद नहीं करोगे। यू विल नॉट प्रोवाइड पुलिस प्रोटेक्शन। ये क्या था? ये स्टेट की चीफ मिनिस्टर, जिसका काम है, जो रूल ऑफ लॉ को आपने इंप्लीमेंट करना है, जिसकी ड्यूटी है कि जो स्टेट लैंड है वो बनी रहे, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कोई अनक्रोच ना करे, जो तभी रिवर है उसे कोई अनक्रोच नहीं करे, आप तो एनकरेज कर रहे हो उसको। ऐसा क्यों किया उसने? जी ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि रोशनी एक्ट पे पहले स्टिल लग चुका था। अब आपको रोशनी एक्ट की स्टोरी आपको पता है। बिल्कुल, रोशनी वाला 24 लाख कनाल जगह मोस्टली जम्मू में किन लोगों ने जगह बोली? किन लोगों ने?
तो जो आपने बात कही, एकजुट जम्मू ने कभी, जो जम्मू का मुसलमान जो है, कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। जम्मू का हिंदू मुसलमान जो है, हम मानते हैं कि दे आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द जम्मू सोसाइटी। उनमें प्रॉब्लम दूसरी है, आप वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी है, आप उनको राइट्स नहीं दोगे, बिल्कुल। लेकिन जो ये रोंगी जहां पे आए या जो बांग्लादेशी जहां पे हैं, आप उनको सारे राइट्स दे रहे हो, आप उनको राशन कार्ड दे रहे हो, आप उनको आधार कार्ड दे रहे हो, आप उनको इवन स्टेट सर्टिफिकेट दे रहे हो, जहां तक कि आप उनको वोटर आई कार्ड भी दे रहे हो। ये क्या था, ये क्या था ये? और महबूबा मुफ्ती का बयान ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, देयर डिपोर्टेशन फ्रॉम जम्मू शैल विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। ये क्या है? ये सिटीजनशिप राइट जो है, ये कब ऐसा हो गया? इसका फैसला स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये किसको आपने सिटीजनशिप देनी है, ये पावर जो है ये दिल्ली के पास है। तो इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ी बात बताता हूं, इसमें हम क्यों, आप हाई कोर्ट की डायरेक्शन देखिए, ये गीता मित्तल चीफ जस्टिस, एक नहीं 2 बार और 10-12 दिन के बीच में ही क्या कहा उन्होंने? खाली करा जगह। कौन है वो कहां से आए? अगर जम्मू में लॉफुली कोई जगह लेता है, कौन रोकेगा आपको? बिल्कुल। लेकिन अगर आप तभी ही छीन लोगे, वहां पे हजारों की तादाद में मकान बना दोगे, आप बठिंडी जो 100% फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि मेरी भी जगह वहां पे थी, मेरी जगह थी मेन रोड पे सुजमा, जहां पे वो गेट है आर्मी वाला, वहां तो कोई होता नहीं था, एक भी बंदा नहीं, वहां जाते डर लगता था। वो फॉरेस्ट लैंड जो वो कैसे, वो सारी इतनी बड़ी कॉलोनी बन गई। अरे हम सब इसी पे आना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि वो फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन एकजुट जम्मू हो या जम्मू का कोई और संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार हो, बिल्डोजर चलाना हो बड़ा आसान है। किसी गरीब आदमी के ऊपर बिल्डोजर चलाना, गरीब गुज्जर को कब्जा की हुई जमीन से हटाना, गरीब बकरवाल को कब्जा की हुई जमीन से हटाना, या किसी और आम आदमी को हटाना। लेकिन जो मामले बड़े बड़े सरकारी अफसरों के खिलाफ, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के खिलाफ हैं, उन मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल से चुप रही और राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक जी आए हैं, रोशनी पर उन्हें रोकथाम लगाई। लेकिन इसमें भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता चला इसमें जो मामले रोशनी में तय हो चुके हैं अभी तक, यानी वो बड़े लोगों के जो जमीन के मामले थे वो तय हो चुके हैं। बड़े लोगों के पास इतना वक्त नहीं, वो इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ये किया कि अब जो मामले बाकी हैं वो तय नहीं होंगे, लेकिन जो हो गए वो हो गए, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। वो तो उसी आर्डर में है। तो मैं आपसे समझना वो उसी आर्डर में है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यानी जो इलीगैलिटी हो गई, जिसको कैग कहता है ये स्कैंडल है, हाँ, कैग कहता है ये स्कैम है, उस पर आप बोलेंगे? हमने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। हमने गवर्नर साहब से कहा कि आपने रोशनी एक्ट को रिपील किया, ये ठीक किया, लेकिन ये जो आपने ये कहा कि जो इस पर जो रेगुलाइज हो गए हैं उनको टच नहीं किया जाएगा, असल मामला तो वही है, ये ठीक नहीं है। तो हमने लगातार उनको अपील किया, हमने टाइम भी मांगा उनसे कि नो, रोशनी एक्ट जो है अगर इसे जो रिपील करना है वो इलेक्शन स्प्रिट करना है। लेकिन हरिओम साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े लोगों की बात करूंगा, जम्मू की सिविल सोसाइटी में आखिरकार इतनी हिम्मत, इतनी ताकत क्यों नहीं कि सिविल सोसाइटी एक आवाज में यह कहे कि कहीं पे भी इलीगल लैंड ग्रैब हुआ हो, मजहब धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जम्मू की सिविल सोसाइटी जो है आपस में लड़ती भिड़ती नजर आती है, एक आवाज में क्यों नहीं बोलती जम्मू की सिविल सोसाइटी? देखिए, फिर मैं भाजपा पे आऊंगा, इसे कैसे लोग मुझे नहीं पता है। ये जितनी भी चेंजेस हुई, ये कहां पे हुई, कभी सोचा आपने? ये जितनी भी चेंजेस हुई, ये जितनी भी एनक्रोचमेंट्स हुई, ये किन एरियाज में हुई? हर वो एरिया जिसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती थी, जितनी सीटें आप इसको नजर लगाओ, जहां पर ना कांग्रेस थी, ना एनसी थी, ना पीडीपी थी, जब कोई पार्टी नहीं थी। और हरिओम साहब, एक चीज मुझे और समझ में नहीं आई, कांग्रेस का एक लंबा चौड़ा समय रहा, कांग्रेस के उस लंबे चौड़े समय में मेरी दानिश में नहीं, मेरी जहन में नहीं आ रहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड भटिंडी था नहीं, वो बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। बिल्कुल। तो यही तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सच्चाई ये है, हकीकत ये है, तो फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का तो मतलब ही कोई नहीं बनता। जी, आपको किसी ने कहा जो एकजुट जम्मू का स्टैंड क्या है, बाहर से कोई नहीं आएगा।
नहीं, वो मजबूरी भी है। वो चाहे बांग्लादेश, नहीं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, इवन कश्मीर से हो, कश्मीर से जहां पे जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? जब सुजमा, जब हिंदी एरिया वहां पर पता करिए आप कौन आ रहे हैं। कोई जम्मू का हो, कौन प्रॉब्लम उसका कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन देखिए, मैं बताता हूं आपको, 94 पीछे चाहिए आप, मैं जिनेवा की बात कर रहा हूं, वहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर पाकिस्तान ने एक मूव किया था, रेजोल्यूशन, वो डिफीट हो गया। डिफीट क्यों हुआ? जो यूरोपियन यूनियन थी, जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक तबके के लोग नहीं बसते हैं, मैं उस तबके का नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने ये कहा वहां पर तो डोगरे भी हैं, वहां पर तो बुद्धिस्ट भी हैं, वहां पर तो गुज्जर भी हैं, वहां पर तो बकरवाल भी है, वहां पर तो शियाइट मुस्लिम भी हैं, वहां पर तो पहाड़ी भी हैं। तो वहां पे ये जो मूवमेंट चल रही थी, इसकी जो सोशल कंपोजिशन थी, उस पर बहुत बड़ी वहां पे बहस हो गई थी। तो उन्होंने खास तबके का नाम लिया, इन्हीं के प्रेसिडेंट, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर, इन्हीं के लोग हर जगह, और बाकी लोग कहां हैं? और वो जो लोग हैं वो तो 22% हैं, ये बाकी 78% लोग जो हैं ये तो उसमें है नहीं। बिल्कुल। उसके बाद क्या, वो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन डिफीट हो गया। तो उस समय फारूक भी वहां थे और वाजपेयी भी वहां पर थे। हालांकि वाजपेयी को भेजा था कांग्रेस वालों ने, जो डेलीगेशन था उसका हेड। उसके बाद आप अखबारों से जुड़े रहे हो, आप 94 के बाद अखबारें निकालिए। 95 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में, उसका टाइटल था जम्मू एज द टारगेट ऑफ ISI। क्या जम्मू एज टारगेट? हिंदू में मेरा आर्टिकल था 25 सितंबर, जब बहुत बड़ा आर्टिकल था वो, जम्मू एज द टारगेट ऑफ ISI। उसमें क्या था? उसमें यह था कि जो ISI, जब बाकी जो ये सारे गड़बड़ कर रहे थे, उसमें यह था कि अगर आपने मूवमेंट को जीतना है, अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए, तो आपका सही तरीका है, आपको जम्मू में कश्मीर जैसे हालात पैदा करने होंगे। क्या? जम्मू में कश्मीर से हालात पैदा करने होंगे। जम्मू में कैसे होते हैं हम लोग? और ये कब शुरू हुआ मामला सारा, ये जो जिसकी बात मैंने इशारे किए, जो डेमोग्राफिक चेंज कब शुरू हुई? 96 के बाद। लेकिन हरिओम साहब, मैं आपकी डेमोग्राफिक चेंज की बात मानूं क्यों? क्या संभव है कि 2 या 4% लोग 98% या 96% आबादी का रद्दोबदल कर सकें? इशू वो नहीं होता है, इशू वो नहीं होता है। इसमें आप ऐसे मत जाइए 1% है या 98% है, उसमें मत जाइए। बात है स्टेट है एक, हम कोई जंगल में तो रह नहीं रहे, हर चीज डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है कि ये जगह है, ये जगह किसकी है, इसको लेने का तरीका क्या है, क्या इसकी रजिस्ट्री होगी या दूसरे तरीके से ही। चलिए, ये आपकी ऑक्यूपेशन वाली बात मानता हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास समय कम है, आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। प्रोफेसर, ये तो तमाम बातें थी जम्मू को लेकर और जम्मू की सियासत को लेकर। अब बात करूंगा सियासी। एकजुट जम्मू, डोगरा स्वाभिमान संगठन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इतने दल, और उसके बाद अब कश्मीर चले जाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और अब ये इनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये उसके अलावा छोटे छोटे दल हैं। उतना बड़ा वर्चस्व उनका नहीं। आपसे प्रोफेसर साहब समझना चाहूंगा कि जिस जम्मू को लगातार पिछले 16 साल से 2002 के बाद 16 साल से अच्छी खासी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, डिप्टी CM की कुर्सी मिल रही है, क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि ये सारे के सारे जितने संगठन हैं, ये सब के सब हिंदुओं के वोटों को मांगने वाले लोग हैं, इनकी नजर हिंदू वोट के ऊपर है और ये जानते हैं कि हमने हिंदू वोट ही लेना है। तो आपसे समझना चाहूंगा, मेरी दानिश में है कि 26 सीटें ऐसी हैं जिन पर डायरेक्टली हिंदू वोट ही डिसाइड करता है जीतेगा कौन, हारेगा कौन। तो 30 सीटें, और 6 सीटें और ले लें, जिन 6 सीटों पर जीत सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, इतने संगठन जब हो जाएंगे, उसके बाद आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये जम्मू को असल में, जम्मू को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का काम आप लोग कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि आपने एकजुट जम्मू को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया। हम बाकी के साथ मुकाबला नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव तो आपने भी लड़ने हैं। हमारा कोई चुनाव लड़ने का कोई नहीं, हमारी मूवमेंट है, अवश्य मूवमेंट।
लेकिन यही बात तो चौधरी लाल सिंह भी कहते हैं। हम 5 बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं क्या? हम ये बोलते हैं कि जो जितनी भी लीगल ऑक्यूपेशन जहां पे हुई है वो खाली करवाया जाए। बोलते हैं क्या? संभव कैसे? जब तक आप राजनीतिक तौर पर आपका एक राजनीतिक तौर पर आपकी एक पहचान नहीं बनेगी, आपके पास 2-4 एमएलए नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो बनेगा उसका अपना एक एजेंडा है, पीडीपी से जो बनेगा उसका अपना एक एजेंडा है, बीजेपी वाला वही करेगा जो दिल्ली से बोला जाएगा, कांग्रेस वाला वही करेगा जो दिल्ली से बोला जाएगा। तो कैसे संभव हो पाएगा कि आपका एजेंडा भी फुलफिल हो और आपकी बात मैं पहले बात कहूं, हमारे 5 मकसद हैं जी। नंबर 1 इलीगल ऑक्यूपेशन, समझ गया। दूसरा रोशनी एक्ट, वो तो हो गया, बिल्कुल वो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके 6-7 दिन के बाद वो हुआ, पता ना आपको। उसके बाद है माइनॉरिटी राइट्स, तो जो माइनॉरिटी है बिल्कुल, यहाँ नेशनल जो आपने कहा स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, उसका कयाम होना चाहिए। और है रोहिंग्या वालों, रोहिंग्या जो है बांग्लादेश, बिल्कुल उनको जहां से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा 5वां मुद्दा ये है 35A और 370। तो हमारे ये मुद्दे हैं, ये मुद्दा किसी का नहीं है, ये मुद्दा हमारा है। और हम इस बात में विश्वास भी नहीं करते हैं कि हमारे पास सीटें होंगी तो हम लड़ाई लड़ पाएंगे। हमारा ये मानना है कि हम पिछले जनवरी से हम घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि हमने जम्मू प्रोविंस का कोई हिस्सा छोड़ा नहीं है। और हमने द काइंड ऑफ रिस्पांस जो हमने देखा है, जिस ढंग से आगे हम फील करते थे, शायद लोगों को पता ही नहीं है, हुआ वो उल्ट है। मानिए हम मानपुर गए, जो बातें हमने बोल रही थी वहां के लोग बोल रहे थे। हम कठुआ गए, जो बातें हमने बोल रही थी वो बोल रहे थे। हम रजौरी में गए, हम भद्रवाह गए, तो जहां पर पूरी सिचुएशन जो है, लोग इतने पागल नहीं है। लोग हर चीज को देखते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो शरारतें हो रही हैं उनके मकसद असल में क्या है आपका? क्या आप राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी एक संगठन को आप समर्थन देंगे आने वाले चुनाव में? क्योंकि देखिए आपकी भूमिका बड़ी अहम है, इसलिए भी अहम है क्योंकि जो बातें और जो मुद्दे लेकर आप चल पड़े हैं वो मुद्दे ऐसे हैं कि भावनात्मक मुद्दे हैं। लोग फौरन आपके मुद्दे के साथ जुड़ जाते हैं और महसूस करते हैं कि जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भावनाओं वाला ही देश है। तो आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप किसी संगठन का समर्थन करेंगे या यही होगा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन, एकजुट जम्मू, और जब चुनाव खत्म हुए तो सब जाके बीजेपी में जाकर मिल गए? पहली बात तो ये है, हमारा ये पर्पज ही नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन बीजेपी को तो नुकसान मैं पहले बताता हूं ना, बीजेपी को नुकसान तो वैसे ही होने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत बीजेपी को बचा नहीं सकती है। हाँ, अभी टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं, 2 महीने टाइम है। 28 फरवरी तक बीजेपी के पास टाइम है। अगर वो 2-3 स्टेप्स ले लेती है, जैसे 370 है, 35 है, रोहिंग्या को बाहर निकाल देना है, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी राइट्स दे देने हैं, वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज उनको सिटीजनशिप दे देनी है, ये बातें हो सकती हैं। और इसके लिए पार्लियामेंट में जाना नहीं पड़ता है। मेरी बात मैं समझ गया कि आपका मकसद है कि अगर ये नहीं हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा, ऑब्वियसली। क्योंकि समर्थन किसको देंगे फिर आप? हम अभी जब इलेक्शन हुए, जब पंचायत के या इसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे पास लोग हैं, हमने कहा ना, हमने ना उसको सपोर्ट करना है ना हमने उसको अपोज करना है, आप हम लड़िए इलेक्शन। तो इसलिए हमारा पर्पस बड़ा क्लियर है। हमें 2 साल लगे, हमें 5 साल लगे, हमें 10 साल लगे, हमें इसका कोई, हमारा पर्पस है, एक हमारी एक मूवमेंट है, हमारी एक आइडियोलॉजी है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से हट गई है, इसीलिए राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का ही आशीर्वाद एकजुट जम्मू के ऊपर है, जिनके कारण एकजुट जम्मू जो है इतना सक्रिय हो पा रहा है। देखिए बड़ा कुछ लोग बोलते हैं, कई लोग तो ये भी बोलते हैं हमें महबूबा मुफ्ती सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं प्रोफेसर हरिओम जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक भी रहे हैं, और मैं कभी नहीं, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की आइडियोलॉजी के साथ कभी आप जुड़े हुए नहीं है। वो मेरी सोच के साथ जुड़े थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक ये है कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के लोग आपकी एक्टिविटीज से कुछ हद तक खुश हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो आपने रस्सा कठुआ सांबा साइड में करी हुई हैं वो उनको लग रहा है कि वो जो है बिल्कुल उनके विचार के साथ साथ चलने वाला काम है। अगर ये सच है तो प्रोफेसर साहब अगली बात आपसे जानना चाहूंगा कि जो चुनाव आने वाले हैं, जैसे आपने कहा दफा 370, 35 से बाकी तमाम मुद्दे हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत सरकार के लिए संभव नहीं है कि इन आने वाले 1-2 महीनों में कुछ करे, क्योंकि आखिरी सत्र है, जो होना है इसी सत्र में होना है, इसके बाद कोई सत्र होगा। जो बातें मैंने आपसे कही इसमें सत्र की जरूरत है नहीं।
ये जितनी मैंने बातें कही, ये ऐसे मुद्दे हैं पांचों के पांचों जिनको आपने पार्लियामेंट में लेकर नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल 370 को भी आपने पार्लियामेंट में लेकर नहीं जाना है, 35 को भी आपने लेके वहां भी जाना है। अंडर 370 जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के पास पावर है। बात बताता हूं आपको, अब आज से लगे ना प्रेसिडेंट रूल, ये कौन सा आर्टिकल है? ये 356 नहीं है, 356 बाकी जगह पर लागू है, 370 के अंडर हुआ ये। और 370 के अंडर आप जम्मू कश्मीर को 20 साल फॉर इंडेफिनिट पीरियड आप उसको अपने रूल का अंडर रख सकते हो। जैसे 19 जनवरी 1990 से लेकर 9 अक्टूबर 1996 तक जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी वो गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल के अंडर रही। हमारा मामला कहीं पार्लियामेंट में गया ही नहीं। आपकी बात दूसरी तरफ आऊं मैं, मुझे बताइए, चुनाव आने वाले हैं, असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में आने वाले, एकजुट जम्मू जैसे आपने मुझे बता दिया, आपकी बात भी लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन प्रोफेसर साहब क्या आपको नहीं लगता कि एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है एकजुट जम्मू को, डोगरा स्वाभिमान संगठन को, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को, कि यदि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तीनों इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या आने वाले असेंबली के चुनाव में आप सभी संगठन एक राष्ट्रवादी ताकत के साथ जुड़कर काम नहीं कर सकते? देखिए, या ये अब रास्ते इतने अलग हो गए कि संभावनाएं देखिए हमारा किसी के साथ बैर कोई नहीं, लेकिन हमारा अपना एक प्रोग्राम है। जो हमारे प्रोग्राम को मानेगा वी वेलकम, अदरवाइज हम किसी को अपोज तो कर नहीं रहे हैं। हमारी किसी के साथ लड़ाई है नहीं, हम किसी के खिलाफ बोलते भी नहीं है। जैसे मानिए लोग किसी के खिलाफ बोलते हैं, हम तो किसी के खिलाफ बोलते नहीं है। हम अभी 5 बातें करते हैं और हमने बड़ी जल्दी हमने एक बात अचीव की, रोशनी एक्ट। पर वो ऑर्डिनेंस है, किसी वक्त वापस हो सकता है। कौन सा ऑर्डिनेंस है? मतलब जो गवर्नर साहब कर रहे हैं वो तो ऑर्डिनेंस है, आप जिस वक्त सरकार बनेगी वो रिपील कर देगी। तभी हम कहते हैं कि जहां पे स्टेट की डिवीजन होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं ये स्टेट का एक रहना वो जम्मू के खिलाफ, जम्मू के हिंदू, जम्मू के मुसलमान, जम्मू के सिख के खिलाफ, उसी तरह से ये लद्दाख के खिलाफ। क्यों? जब इलेक्शन होंगे कौन बनेगा? फिर भी बनेंगे। बिल्कुल। आगे तो लगता था शायद पीडीपी एनसी वाले आपस में लड़ जाएं, अब तो वो तो एक हो गए हैं, कांग्रेस वाले भी एक हो गए, उन्होंने तक बनाया था ग्रैंड अलायंस। तो क्या जम्मू लद्दाख जो हैं ये कश्मीर की कॉलोनीज हैं कि लगातार, देखिए मैं जब बात करता हूं आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, मैं ये कहता हूं आप स्टडी करिए, जम्मू का मुसलमान जो है वो उतना ही बर्बाद हुआ है इस सेटअप के अंदर जितना जम्मू का हिंदू हुआ है। बिल्कुल बात सही, उतना ही हुआ है। आप पीएससी की नौकरी देख लीजिए, आप बैंक की देख लीजिए, आप सेक्रेटरी में देख लीजिए, तो ये जो पता नहीं कौन उनको भड़का रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर अगर बात ये है तो फिर आपके जब संगठन बनते हैं इसमें डोडा का कोई आदमी नजर नहीं आता, राजौरी पुंछ का कोई आदमी नजर नहीं आता, आप एक समुदाय एक धर्म के लोग लेकर चलेंगे तो जम्मू प्रांत को इकट्ठा करना संभव है? देखिए, आपको नहीं लगता कि ये वही राजनीति है जो राजनीति सालों से होती आई है कि कच्ची छावनी में शुरू होती है, गांधीनगर चौक में जाकर खत्म हो जाती है, और ये जो आस पड़ोस के इलाके हैं इनको आप साथ वैसे मैं ऐसी बात मानता नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात करता हूं आपसे। क्या पीडीपी में कोई हिंदू एमएलए है? क्या कांग्रेस में कोई हिंदू एमएलए है? क्या सीपीआईएम में कोई हिंदू एमएलए है? क्या एनसी में हैं? वो बाय डिफॉल्ट हैं, उसमें आप मत जाना। तो लेकिन मैं सब विश्वास नहीं करता हूं कि हिंदू वोट, मैं ये कह रहा हूं वो पार्टियां जो बड़ी बड़ी देर से हैं, ये क्या हो गया उनको कि बिल्कुल सफाया कि जो हिंदू जो है वो उनको वोट नहीं देता है। लेकिन मुझे जी हरिजन सब समझाएं, राष्ट्रवाद हमारे लिए एकजुट होने की वजह होनी चाहिए या धर्म? हमने धर्म की बात की नहीं है। हमने ये कहा है कि जम्मू जो प्री 1994 का है, बिल्कुल हम ये बोलते हैं। हमने तो कभी किसी ने कहा कि जो 1994 के पहले का जम्मू है हम वैसा जम्मू चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने खुद ही कहा देशभक्ति, तो अगर हम ये कहते हैं 35 से जो है ये वॉल है बिटवीन J&K एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इसे तोड़ दिया जाए, 370 का वॉल है बिटवीन J&K एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तोड़ दिया जाए, तो इसमें कहां अलगाववाद आ गया? इसमें हिंदुओं की बात कहां से आ गई? हमारा तो नाम ही एकजुट जम्मू, हमारा तो नाम है ही दूसरा कि मतलब ये बी नो वी आर फॉर ऑल।
तो लेकिन वो आपने एक बात कही कि ऐसा क्यों होता डोडा या वो, यही शरारत है। और ये शरारत आज की नहीं है, ये शरारत शेख के टाइम की है, जब उसने ग्रेटर कश्मीर का नारा दिया। क्या कहता था वो भूल गया कि ये जो जिसकी बात वो कर रहा है चनाब वैली तो कोई है ही नहीं, ये जो बात कर रहा है ये रामबन भद्रवाह डोडा, वहां क्या एक ही कम्युनिटी में जाती है क्या? बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। नहीं, इवनली बैलेंस्ड हैं। बिल्कुल। अगर कहीं 55 है तो दूसरा 55 उनका है। जी क्या, और आपने तो ज्योग्राफी को चेंज कर दिया। आप पीर पंजाल को बोलते हो चिनाब वैली, पीर पंजाल को बोलते हो पीर पंजाल वैली। आप पागल हैं क्या? तो ये जितनी भी शरारत हुई है ये सब कश्मीर से हुई है। अब प्रोफेसर साहब एक और तरीका था बात इलाके की रखने वाली, क्योंकि आप जानते हैं कि देश भर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा। इसी तरफ आऊंगा, ये बात भी तो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लोगों को कही जा सकती कि भाई साहब आप कश्मीर के साथ जुड़ना चाहते हैं, जाके जुड़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भद्रवाह में नूरी फिल्म बनी तो उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता सर्कुलर निकाला कि भाई हमसे पूछे बगैर फिल्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, हमसे पूछेगी फिर जाएगी। उसके बाद कभी कोई फिल्म की शूटिंग वहां हुई नहीं। क्या ये वो आप तो मेरी बातों का जवाब दे रहे हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, क्या ये वो चीजें नहीं जो लोगों के सामने रखने की जरूरत है? मैं कह रहा हूं, मैं शायद आपसे ज्यादा घुमा हुआ हूं, मैं इंटीरियम तक गया हूं। बिल्कुल। जितना ब्यूटीफुल जम्मू है कश्मीर भी शायद नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दिया, कश्मीर इतना सा 11% एरिया उसका, 11% बेदखल कर रहा है। अगर 5.5 लाख नौकरी हैं, 5 लाख उनके पास हैं। आप जाओ सेक्रेटेरिएट में, वहां मनाई थोड़ी है, करो सर्वे। जम्मू के वहां पर 10% नहीं मिलेंगे। अच्छा फिरोज साहब, अब मुझे बताएं कि क्योंकि मेरे समय खत्म हो रहा, आखिरी सवाल आपसे ये कि एकजुट जम्मू क्या आने वाले समय में जम्मू प्रांत की नुमाइंदगी करने वाला संगठन बनेगा या नहीं? और प्रांत जब मैं कह रहा हूं, प्रांत का मतलब पूरा इलाका, आवाज हर तरफ से आए कि हम एकजुट जम्मू के साथ खड़े। देखिए, आपको फिर पता नहीं है, हमारी मुसलमानों से भी मीटिंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं। अब क्योंकि हम हर चीज अखबार में नहीं दे रहे हैं, हमारा पर्पस बड़ा क्लियर है कि जो जम्मू की आइडेंटिटी है उसको रिस्टोर करना है, उसे इंटैक्ट रखना है, और जो भी रास्ते में आएगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, उसे लड़ाई लड़नी है। तो हमारी लड़ाई कश्मीरियों के खिलाफ है, हम सीधा बोलते हैं। हम इसमें कोई मतलब कोई क्या हम फिर फारूक को आने देंगे? क्या हम फिर उमर को आने देंगे? क्या हम फिर महबूब को आने देंगे? अगर वो आएंगे, वो जम्मू में लड़ाई लगवाएंगे, वो जम्मू में हिंदू मुसलमान को एक नहीं होने देंगे, वो मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करेंगे रिलीजन के नाम पर, लेकिन देंगे उनको कुछ भी नहीं। और जब अनफॉर्चुनेट बात है कि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है तो वहां पर जम्मू सिटी या कुछ जिलों को गाली दी जाती है। वो ये नहीं बोलते कि जो चेयरमैन होता है, जो उस मीटिंग को प्रेजाइड ओवर करता है, वो कौन होता है? वो तो मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर होता है, बिल्कुल। बड़ी, मैं कह रहा हूं, ये 70 साल से एक साजिश चल रही है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की, जम्मू को तोड़ने की, और जम्मू के अंदर लोगों को एक दूसरे से अलग रखने की, ताकि उनका काम चलता रहे, बांट कर रखने की। और क्योंकि उन्हें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कभी कभी, जैसे मानो 2002 जब फारूक अब्दुल्ला ने वो डिलिमिटेशन के बारे में अमेंडमेंट लाई तो बीजेपी के 8 एमएलए उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया उसको। क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आती कि जो जम्मू का एमएलए जो है वो क्या सोच के जाता है वहां पे। आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि कश्मीर का एक, और जहां पे सीनियर लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और वहां का एक बंदा आगे हो जाता है, जिसकी कहा आपने, लेकिन अब वो होगा नहीं, एकजुट जम्मू वो होने नहीं, अब वो होगा नहीं। तो ये थे प्रोफेसर हरिओम। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे प्रोफेसर हरिओम, बेबाक साफ सीधी बात करते हैं। प्रोफेसर हरिओम को अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है तो नाराजगी का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जम्मू के साथ जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। और ये भी एक सत्य है कि 2 विधान 2 संविधान 2 झंडों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चीजों को भूल गई और सत्ता का सुख 4 साल भोगती रही। ये इसी का कारण है कि प्रोफेसर हरिओम, जिनको आइडियोलॉग भारतीय जनता पार्टी का एक समय माना जाता था, आपने खुद सुना कि मैनिफेस्टो प्रोफेसर हरिओम ने
दो उससे पहले जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हो इन्होंने डिजाइन करे, तीसरा मैनिफेस्टो भी इनके हाथ से ही निकला जिस मैनिफेस्टो की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती। तो ये वो शख्सियत है आपके सामने, आज आप मिले, आपने बेबाक बातें सुनी। मेरी गुजारिश सिर्फ आप लोगों से ही, जब आप ये बात सुनते हैं, ये राजनीतिक विचार है, राजनीतिक सोच है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि प्रोफेसर हरिओम ये कह रहे हैं कि उनका किसी दूसरे विचार के साथ अगर उनकी बनती नहीं तो टकराव है, लड़ाई है, झगड़ा है, बिल्कुल मतलब नहीं। तो दीजिए सैयद जुनैद हाशमी को इस खास मुलाकात से इजाजत, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ। आदाब।